तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से यानी कि इस मंडे से ही हम आपके केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। आपको चैप्टर वाइज वो टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यानी ये टॉपिक भले हम पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में ही एक क्वेश्चंस होंगे। जैसे कि आज का जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो क्या है, मोलरता, मोललता और मोल अंश। ये तीनों खुद अपने में ही एक 3 नंबर के क्वेश्चंस हो जाते हैं। यानी कि 3 टॉपिक हम पढ़ाएंगे। तीनों टॉपिक अगर देखा जाए तो ये बोर्ड एग्जाम के ही पीवाईक्यूज है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो मोललता, मोल प्रभाव, मोल अंश, तीनों ही 3-3 नंबर के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम ऐसे ही चैप्टर वाइज उन टॉपिक्स को पढ़ाएंगे जो खुद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में सबसे पहले हम विलियन चैप्टर से कुछ बेसिक टॉपिक्स समझते हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपने फिजिक्स के जितने भी हमने वीडियो बना रखी है डेरिवेशंस की, वो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट देख लीजिए। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके वो प्लेलिस्ट अवेलेबल है। हमने फिजिक्स का, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश सबका पेपर पैटर्न भी करा रखा है। उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट वाले पोर्शन पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं। फिजिक्स के 3 नंबर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 फिजिक्स के हमने पढ़ा दिए हैं, वो भी आप वीडियो देख लीजिए। अब से आपकी 4 दिन शुरू के 4 दिन केमिस्ट्री चलेंगे, बाकी 3 दिन यानी कि संडे को भी आपका फिजिक्स चलेगा। बाकी के 3 दिन आपके फिजिक्स चलेंगे। ठीक, तो आज हम केमिस्ट्री का जो विलियन या सोल्यूशन चैप्टर है, इसमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, मोलरता, मोललता और मोलर चालकता। अगर आप वीडियो पर नए हैं या पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस या वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दीजिए शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। और एक प्यार सा छोटा सा कमेंट, जो आपकी डाउट हो या जो आपकी क्वेश्चंस हो यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो ये सबसे पहले विलियन चैप्टर से कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं, जो बेस आपका तैयार करते हैं विलियन चैप्टर में। ये वैसे पूछे तो जाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी आपको एक जो बेस तैयार किया जाना चाहिए वो यही है कि आपको विलियन क्या है ये पता होना चाहिए, विलेय क्या है और विलायक क्या है ये तीनों पता ही होना चाहिए। तभी आप समझ पाएंगे कि मोलरता, मोललता और मोल अंश में ये सब कैसे यूज होंगे। तो सबसे पहले विलियन या सोल्यूशन क्या होता है। विलियन या सोल्यूशन की बात करें तो जो विलेय और विलायक दोनों को देखा जाए, मिला दिया जाए, तो उससे क्या बनता है, आपका विलियन बनता है। विलेय कौन होता है, जैसे कि आपने ग्लास में ये पानी ले रखा है और इसमें हम क्या मिला रहे हैं, चीनी मिला दे रहे हैं या नमक मिला दे रहे हैं। तो जिस पदार्थ को आप विलायक में, विलायक कौन है, ये आपका जो पानी है, पानी आपका क्या है, पानी आपका विलायक का कार्य करेगी, विलायक का कार्य करेगी। तो इस पानी में हम क्या कर रहे हैं, चीनी को मिला रहे हैं। तो चीनी आपका क्या करेगा, जो हमने यहाँ पे चीनी मिलाई है ये विलेय का कार्य करती है। ठीक है, विलेय का कार्य करती है। तो जिसमें विलेय को यानी कि चीनी को घोला जाएगा वो विलायक होगा, और जिस चीज को घोला जाएगा, जैसे कि चीनी को विलायक यानी कि पानी में घोला जा रहा है, तो ये चीनी क्या हो जाएगी, विलेय हो जाएगी। यानी कि जो घुलने वाला है या जो घुलने वाला होता है वो विलेय होता है, और जो अपने आप में चीजों को घोल लेता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो विलेय और विलायक भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी विलेय क्या होगा, जो घुल जाए किसी भी मिक्सचर में या पदार्थ में, और विलायक क्या होगा, जो अपने आप में चीजों को घोल ले। ठीक है, ये आपका विलेय और विलायक हो गया। अब विलेय और विलायक से मिलकर जो पूरा आपका मिश्रण तैयार होगा, यानी चीनी और पानी को मिलाकर जो आपका मिश्रण या शरबत तैयार होगा, वही क्या होगा, विलियन या सोल्यूशन होगा। अब सबकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका विलयन या सोल्यूशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, के समांगी
मिश्रण को, समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया विलयन। हमने बता ही दिया विलेय और विलायक मिलकर ही विलयन बनाते हैं। विलेय बता दिया आपका जो घुल जाए किसमें, पानी में यानी विलायक में। विलेय आपका जैसे चीनी हो जाएगा, नमक हो जाएगा, जो भी चीज आप पानी में घोल दें वो आपका विलेय हो जाएगा। यानी जो घुल जाए वो विलेय और जो घोल ले अपने आप में चीजों को वो क्या है, विलायक। तो विलयन क्या हो गया, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होते हैं, जैसे कि चीनी पानी या चीनी नमक का शरबत, जिसमें आप दो पदार्थों को या विलेय और विलायक को अलग नहीं कर सकते, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। और जिसमें आप विलेय और विलायक यानी कि जैसे कि आप पानी और बालू का मिश्रण ले लें, उसमें आप बालू और पानी दोनों को अलग कर पा रहे हैं, तो ऐसे मिश्रण को कहेंगे विषमांगी मिश्रण। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण भी यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये आपका विलयन का डिफिनीशन हो गया, दो या दो से अधिक पदार्थों को जो हम मिक्स करते हैं, जैसे विलेय और विलायक को मिलाया तो विलयन प्राप्त होता है। अब विलेय और विलायक का भी डिफिनीशन देख लेते हैं। विलेय क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। विलेय या इसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूट। विलेय या सॉल्यूट क्या होता है, तो अगर अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि वो पदार्थ जो पानी में घुल जाए। तो यहाँ अपने लैंग्वेज में एक बार लिख लेते हैं, एकदम सिंपल ही परिभाषा, कि वो पदार्थ जो कि पानी में या कह सकते हैं विलायक या यहाँ पे आप पानी भी लिख सकते हैं, पानी में घुल जाए ऐसे ही पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऐसे ही पदार्थ को विलेय कहते हैं। ये है अपने लैंग्वेज की डिफिनीशन। लेकिन अगर हम किताबी लैंग्वेज की डिफिनीशन भी देख लें तो वो क्या हो जाएगा, ये तो हो गया अपने लैंग्वेज की डिफिनीशन कि वो पदार्थ जो विलायक में या पानी में घुल जाए विलेय कराएंगे। अब अपने लैंग्वेज की डिफिनीशन क्या है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, जैसे कि विलयन जो पूरा बन रहा है उसमें विलायक यानी कि पानी की मात्रा ज्यादा होगी, आप उसमें चीनी 1 या 2 ही चम्मच मिलाएंगे, यानी विलेय 1 या 2 ही चम्मच मिलाएंगे। तो यहाँ पे जो डिफिनीशन बन जाएगी किताबी लैंग्वेज की वो क्या हो जाएगी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मात्रा कम हो उसे ही क्या कहेंगे हम, विलेय कहेंगे। ठीक, विलेय कहते हैं। दोनों ही डिफिनीशन बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा हमने हार्ड डिफिनीशन आपको नहीं बताई है। ठीक है, तो आपको अब विलेय क्लियर होगा, या विलयन और विलेय और विलायक इन तीनों में ही कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये अपने मन से हमने डिफिनीशन बनाया, ये आपकी किताबी डिफिनीशन है कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो, यानी कि आप पानी में जितना पानी इतना अगर ले रहे हैं तो आप उतना चीनी नहीं डाल देंगे, 1 ही 2 चम्मच चीनी डालेंगे। तो अब आप हम देखेंगे कि विलेय के बाद विलायक क्या होता है, जो चीजों को अपने आप में घोल ले। अपने लैंग्वेज में तो यही है डिफिनीशन। विलायक क्या होता है अगर देखें, यानी कि सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट की डिफिनीशन अगर अपने लैंग्वेज में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि जो क्या करे, विलेय को अपने में घोल ले। तो लिख सकते हैं कि ऐसा मिश्रण, या सीधे सीधे जो पदार्थों को या विलेय को अपने में घोल ले। ठीक, घोल ले ऐसे मिश्रण को ही या ऐसे पदार्थ को ही विलायक कहते हैं या सॉल्वेंट कहते हैं। और अगर किताबी लैंग्वेज की हम डिफिनीशन देखें तो वो क्या हो जाएगा,
बुक लैंग्वेज की जो डिफिनीशन है वो ये हो जाएगी कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो या जो विलय को घोलने का कार्य करे, ऐसे विलयन को विलायक कहते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन या पदार्थ को ही क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो उम्मीद है आपको विलयन यानी कि सॉल्यूशन, विलेय सल्यूट और विलायक यानी सॉल्वेंट तीनों ही क्लियर होंगे। ये आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का एकदम बेसिक पॉइंट्स है। ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो केवल आपके जानकारी के लिए ही ये चीजें बताई जा रही हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि विलयन क्या होता है, विलेय और विलायक यानी कि विलेय क्या होगा आपको बता ही दिए, चीनी या नमक हो सकता है, और विलायक जिसमें चीजें घुल जाती हैं या घोली जाती हैं वो आपका विलायक हो गया है। तो विलयन, विलेय और विलायक ये तीनों का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर आपको वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्या है आपका मोलरता और मोलर चालकता ये बताते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपकी मोलरता और मोलरता की। मोलरता और मोलरता जो है ये दोनों नाम में ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर मोलरता और मोलरता क्या होता है। तो सबसे पहले आपको मोलरता समझाते हैं, फिर मोलरता समझाएंगे। दोनों एक साथ ही क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आप कंपैरिजन करके चीजें पढ़ ले, क्योंकि तुलना करने से जब चीजें सामने रहती हैं तो डिफरेंस पता चल जाता है कि क्या चेंज करना है मोलरता और मोलरता में। ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज आपको करना होगा। मोलरता में आप जो विलयन का आयतन न निकालकर विलयन का भार निकालते हैं, वहीं आप मोलरता में विलयन का आयतन निकालते हैं। बस यही इतना चेंज करना है और इसके परिभाषा में भी ज्यादा आपको चेंज नहीं करनी है। इसीलिए हम दोनों आपको साथ में कंपैरिजन करके पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मोलरता क्या है। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी डिफिनीशन आपको समझ में आ जाएगी अपने आप ही। जैसे कि मोलरता समझने के लिए हम पहले क्या लेंगे, कोई भी एक पात्र ले लेंगे। ठीक है, अब इस पात्र में हमने क्या भर दिया, पूरा वाटर ले लिया। इसमें क्या लिया हमने, क्या ले लिया, विलायक। विलायक कौन होता है, पानी होता है। अभी आपको जस्ट इसीलिए समझा दिया। ये हमने इसमें क्या ले लिया, ये आपका जो है ये है विलायक। ठीक, विलायक, ये आपका क्या होगा, विलायक हो गया। अब इसमें हम जो चीजें घोलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, विलेय। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी पदार्थ इसमें घोल रहे हैं, ये क्या है इसका विलेय हो जाएगा। ठीक, विलेय हो जाएगा। और ये जो पूरा मिश्रण विलेय और विलायक का तैयार होगा वो क्या हो जाएगा आपका, विलयन हो जाएगा। सॉरी, हाँ, विलयन हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये विलयन है उसका एक अमाउंट होगा, उसकी क्या होगी, इस पात्र में कितना विलयन कैपेसिटी है। इस पात्र में मान लीजिए हमने ले लिया कि ये जो पात्र है वो 1 लीटर ही विलयन को एब्जॉर्ब कर सकता है या रख सकता है। तो यहाँ पे विलयन की जो मात्रा हो जाएगी वो क्या है, माना हमने कि विलयन की जो मात्रा इस पात्र में है 1 लीटर है, और जो विलेय है वो हमेशा मोल में ली जाएगी। किसमें, मोल में, या मोलों की संख्या में ली जाएगी। यानी जितना आप विलेय इसमें मिलाएंगे वो मोलों की संख्या के अनुसार मिलाएंगे। और इस विलयन या पूरे पात्र में जो विलयन की मात्रा या कैपेसिटी होगी वो कितना होगी, 1 लीटर होगी। तो अब यहाँ पे ये डायग्राम से हम इसका डिफिनीशन बनाएंगे। तो क्या बनेगा कि 1 लीटर विलयन में, क्या 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता कहते हैं। बस इतना सिंपल सा ही डिफिनीशन था जो आपको डायग्राम से क्लियर हो गया। डिफिनीशन क्या है लिख भी देते हैं कि डिफिनीशन क्या है। लिखेंगे कि 1 लीटर
क्योंकि विलयन की कैपेसिटी क्या है, विलयन इस पात्र में कितना आ रहा है, केवल 1 ही लीटर तो आ रहा है, तो लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, या आप यहाँ पे विलेय के मोल भी लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, विलेय के मोलों की ही संख्या को ही क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता, मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं, मोलरिटी ऑफ विलयन कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल सा डिफिनीशन हो गया, जो कि हमने डायग्राम से पहले आपको समझाया। ठीक है, पहले हमने आपको डायग्राम से चीजें समझाई कि इस डायग्राम में क्या क्या है। हमने विलयन या विलेय जो है मिलाया इस पूरे पानी में यानी विलायक में, तो जो विलेय इसमें मिलाएंगे तो वो मोलों की संख्या के अनुसार विलेय मिलाया जाएगा, और इसमें जो विलयन की कैपेसिटी होगी इस पात्र में 1 लीटर हमने मानी है, तो उसके हिसाब से जो डिफिनीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलयन में, क्योंकि 1 ही लीटर विलयन है, तो 1 लीटर विलयन में घुले ये विलेय के मोलों की संख्या को ही विलयन की मोलरता या कह सकते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशंस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, मोलरता की डिफिनीशन हो गई। तो यहाँ तक मोलरता के डिफिनीशन तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम मोलरता की जो क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे आप समझे कि हम आपको मोलरता का या मोलरता का भी डिफिनीशन बता सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आपको मोलरता का जो सूत्र या फार्मूला बनता है वो कैसे बनेगा वो बताएंगे। तो उम्मीद है आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। हम सोच रहे हैं कि क्यों ना पहले आपको मोलरता या मोलरता का जो परिभाषा है वो भी समझा दिया जाए, ताकि आप परिभाषा को भी कंपैरिजन कर लें, आप देख लें कि परिभाषा में भी क्या अंतर हो रहा है। ज्यादा डिफरेंस आपको परिभाषा में देखने को नहीं मिलेगी। तो पहले मोलरता की परिभाषा और डायग्राम आपने समझ लिया, अब हम मोलरता की परिभाषा और डायग्राम समझ लेते हैं। फिर उसी के बाद हम दोनों का साथ में जो इसकी फॉर्मूले हैं वो भी आपको बता देंगे, ताकि आप फॉर्मूले को भी कंपैरिजन कर लीजिए, क्योंकि तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस मोलरता और मोलरता में होती है। अब हम बात करेंगे मोलरता की, तो इसी तरह से फिर से हम एक क्या ले लेंगे, पात्र ले लेंगे और उसमें वाटर ले लेंगे। ये कोई आपका क्या हो गया, एक पात्र हो गया जिसमें हमने पूरा फिर से क्या ले लिया, इस तरह से सॉल्यूशन ले लिया, विलायक ले लिया। विलायक आपका क्या हो जाएगा, पानी। तो यहाँ पे ये जो पूरा है वो क्या है, विलायक है, यानी कि पानी है। अब इसमें हम जो भी पदार्थ मिक्स करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका विलयन हो जाएगा। तो ये जो है ये क्या है, विलयन है। विलयन आपका मोलरता की तरह ही सेम ही रहेगा, यानी विलयन भी इसमें क्या होगा, मोलों की संख्या में ही विलयन मिलाई जाएगी। ठीक, विलयन जो है वो मोलों में ही या मोल में ही मिलाई जाएगी। ठीक है, तो पहले हमने क्या ले लिया, एक पात्र ले लिया, उसमें सॉल्यूशन ले लिया जो कि विलायक है। इसमें जो चीजें हम मिलाएंगे वो विलेय होगा, लेकिन हम जो विलेय मिलाएंगे वो मोलों की संख्या में मिलाएंगे, जैसे कि हमने मोलरता में मिलाई है। तो यहाँ तक चीजें सेम है, कुछ भी डिफरेंस हमने नहीं किया। अब विलेय और विलायक मिलकर क्या बना देता है, ये जो पूरा का पूरा आपका मिश्रण तैयार होगा वो क्या होगा, विलयन या सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो बना है वो विलयन या सॉल्यूशन है। अब हम क्या मानेंगे कि जो ये पात्र है इसमें जो सॉल्यूशन है वो मोलरता में क्या था, 1 लीटर की कैपेसिटी थी सॉल्यूशन एक पात्र में अरेंज करने की, लेकिन इस पात्र में जो सॉल्यूशन या हमने विलयन लिया है, अब हम मानेंगे कि उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 kg है। बस यही आपको डिफरेंस करना है। इसका मोलरता में जो आपका विलयन होगा उसकी पात्र में आने की जो कैपेसिटी होगी वो लीटर में ना होकर केजी में होगी। ठीक है, यही आपको डिफरेंस करना है। जबकि मोलरता में जो विलयन में जो कैपेसिटी है जो विलयन की पात्र में आने की वो लीटर में है। देखिए आप, ये लीटर में है और यहाँ हमने केजी में ले लिया है। तो केजी में लेने के कारण इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। वो क्या होगी कि हम लेंगे 1 लीटर न लेकर
1 केजी विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को ही यहाँ पे ही आप नहीं लिख पाना है, को ही विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, कहते हैं। यही आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा अंतर मोलरता और मोललता में नहीं है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोललता क्या है और मोलरता क्या है। उम्मीद है अब आपको इसकी डिफिनीशंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ चेंज नहीं करना है। मोललता में आप जो विलेन भरने की जो कैपेसिटी है वो 1 केजी में लेते हैं, यानी भार लिया जाता है यहाँ पे विलेन का, और यहाँ पे विलेन को आयतन में या लीटर में इस पात्र में लिया जाता है, और यहाँ पे विलेन को डायरेक्ट केजी में या भार के रूप में इस पात्र में लिया जाता है। तो डिफिनीशन भी उसी हिसाब से बन जाती है। मोलरता का डिफिनीशन देखेंगे तो 1 लीटर विलेन में आप विलेय के मोल घोल रहे हैं, जबकि आप मोलरता में क्या कर रहे हैं, 1 केजी विलेन में, 1 किलोग्राम विलेन में आप क्या कर रहे हैं, विलेय को घोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। यहाँ पे देखा जाए तो मोलरता को किससे दर्शाते हैं ये भी देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या कि इसे, मोलरता को देखा जाए तो इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रदर्शित करते हैं। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करेंगे, और इसको अगर देखेंगे तो हम इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसे स्मॉल m या m डैश से प्रदर्शित करेंगे। इसको हम स्मॉल m ही पढ़ेंगे, भले ही हम कैपिटल M से ही डिनोट कर रहे हैं। ठीक, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहां तक डिफिनीशन तक आपको मोलरता और मोललता दोनों ही क्लियर हो गई होगी, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी हमने आपको बता दिया। यही हम आपको मात्रक भी बता देते हैं, फिर इसका जो फॉर्मूले हमको बनाने हैं वो हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक यानी मोलरता का जो मात्रक होता है वो आपका होता है, मोलरता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो यहां तक आपको चीजें दिख भी रही है। मोलरता का जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर। ठीक, ये आपका मोलरता का मात्रक होता है। वहीं अगर हम मोललता की मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है मोल पर केजी होगा। मात्रक भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें विलेन का आयतन हम ले रहे हैं लीटर में, तो यहाँ पे जो मात्रक होगा मोल पर लीटर होगा। यहाँ पे विलेन का भार ले रहे हैं केजी में, 1 केजी ले रहे हैं विलेन, तो यहाँ पे जो मात्रक होगी वो क्या हो जाएगी, मोल पर केजी हो जाएगी। ये आपका मात्रक भी हमने आपको बता दिया। तो यहाँ तक पहले आप स्क्रीनशॉट कीजिए कि मोलरता होता क्या है, उसकी डिफिनीशन और डायग्राम और मात्रक, फिर मोलरता क्या होती है उसकी डिफिनीशन, डायग्राम और मात्रक, फिर हम दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो भी आपको बता देंगे। तो यहाँ से आपको कंपैरिजन करके ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि डिफिनीशन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके डिफिनीशन में बस 1 केजी विलेन ले लेना है, इसके डिफिनीशन में आपको 1 लीटर विलेन ले लेना है। बाकी आपको विलेय जो है वो मोलों की संख्या में ही डालनी होती है पात्र में। ठीक है, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि मोलरता और मोललता का जो फॉर्मूला आएगा वो कैसे आएगा। ये फॉर्मूला भी आपको कंफ्यूज कर देता है, इसलिए दोनों को ही हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, जैसे कि हमने परिभाषा को पढ़ा। ठीक है, तो मोलरता जो होती है ये लिखी कैसे जाती है, मोलरता को हम लेते हैं कैसे, लीटर में पहले हम लेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि मोलरता में जो विलेन है उसका आयतन यानी लीटर में लिया जाता है, वहीं मोललता में हम विलेन का जो आयतन न लेके भार लेते हैं। तो यहाँ पे मोलरता जो है वो क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल, या यहाँ पे आप कह सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, वो भी किसमें, लीटर में। जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि इसमें विलयन का आयतन जो है वो लीटर में लेना है। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ये मेन फॉर्मूला नहीं है। अभी हमको ये सिंबल में फॉर्मूला अरेंज करना पड़ता है। सिंबल में जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा वही आपका मोलरता का फॉर्मूला होगा। ये हिंदी में आपको मोलरता की फॉर्मूला नहीं लिखनी होती है। ये चीजें आपको मतलब लाइन वाइज लिखनी होगी, लेकिन लास्ट में आपका जो मेन फॉर्मूला होगा वही आपका मोलरता की फॉर्मूला होगी। तो मोलरता को हम कैसे डिनोट करते हैं आपको पहले ही बता दिया है, कैपिटल एम से सिंबल वाइज हम बता रहे हैं। विलय के मोल चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से एक यहाँ पे हम अंतर कर सकते हैं कि मोल बराबर क्या होता है आपका, भार बटे अणु भार। ये आपकी बेसिक बात है कि हम विलय के मोलों की संख्या के जगह क्या लिख सकते हैं, विलय के भार बटे विलय का अणु भार ये लिख सकते हैं। बाकी विलयन का आयतन लीटर में आपका वैसे ही रहेगा। तो इसी फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं क्या, कि मोलरता कैपिटल एम बराबर विलय के मोलों की संख्या की जगह हम क्या लिख सकते हैं, विलय का भार बटे विलय का अणु भार भी लिख सकते हैं। क्योंकि विलय के मोलों की संख्या जो कि क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। तो यहाँ पे हम विलय के मोलों की संख्या की जगह भी विलय के भार बटे विलय का अणु भार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चेंज यही करेंगे कि क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लेंगे विलय का भार बटे विलय का भार बटे हो जाएगा आपका क्या, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार। अब विलय के भार को आप कैसे डिनोट करेंगे, सिंबल से अभी आपको बताएंगे। और पूरे के बटे क्या हो जाएगा, ये तो खाली आपका ऊपर वाला हमने पोर्शन में चेंज किया है, मोल बराबर भार बटे अणु भार होता है। विलय के मोल हम निकाल रहे हैं तो किसका भार हो जाएगा और अणु भार हो जाएगा, विलय का। अगर यहाँ पे विलायक के मोल होते ऊपर तो हम यही क्या लिखते, विलायक का भार बटे विलायक का अणु भार। लेकिन यहाँ पे विलय है तो हम विलय का भार बटे विलय का अणु भार लिखेंगे। और पूरे के बटे हमारा क्या है, विलयन का आयतन लीटर में था, लेकिन अब हम यहाँ पे विलयन का आयतन क्या कर लेंगे, विलयन का आयतन ml में कर लेंगे। विलयन का आयतन जो है उसको चेंज करके ml में कर लेते हैं। और विलयन का आयतन ml में जब आप करेंगे तो यहाँ 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपका फॉर्मूला क्लियर है कि मोलरता m बराबर क्या हो जाएगा, इसी विलय के मोलों की संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, विलय के भार बटे विलय का अणु भार भी लिख सकते हैं, वो हमने लिख दिया। और बटे में विलयन का जो आयतन हमारा लीटर में था, अब हम उसको क्या कर लेंगे, ml में चेंज करेंगे तो 1000 का गुणा कर लेंगे। अब इसी को अगर हम सिंबल से डिनोट करें तो क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल M बराबर आपका हो जाएगा विलय का भार हम लिखेंगे W बटे विलय का अणु भार हम क्या लिखेंगे M। ये अणु भार को हम M से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे M हो गया W बटे M और पूरे के बटे विलयन का आयतन है तो आयतन को हम क्या करते हैं, किसी भी आयतन को हम V से डिनोट करते हैं। तो V से डिनोट करेंगे, V क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, लेकिन किसमें, ml में। बाकी आपका 1000 का गुणा वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब हम अगर इसी को थोड़ा सा अरेंज करें तो यही फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका लास्ट में जो आएगा बनके, मोलरता M बराबर, ब्लू से लिख देते हैं, मोलरता M बराबर जो मेन फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा क्या, कि W बटे M का गुणा हम यहाँ नीचे V के साथ कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, M इंटू V। ठीक है, यहाँ पे जो M है ये क्या हो जाएगा, स्मॉल m रहेगा, तो यहाँ पे भी स्मॉल m ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी स्मॉल m ही लिख देते हैं। ठीक है, तो M इंटू V जो कि ml में है और लास्ट में आपका किसका गुणा हो जाएगा, 1000 का गुणा हो जाएगा। ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया है यही मोलरता का मेन फॉर्मूला बन के आया है। क्योंकि हमें मोलरता का फॉर्मूला हिंदी लैंग्वेज में नहीं लिखनी होती है, सिंबल वाइज लिखनी होती है, तो आप चाहे यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी आपका फॉर्मूला यहाँ तक अगर आप छोड़ रहे हैं तो गलत नहीं होगा। ठीक है, मोलरता M बराबर विलय का भार बटे विलयन का अणु भार M और विलय का आयतन
ml में लिया है इस बार, क्योंकि लीटर में था तो उसको हम चेंज करेंगे ml में, तो 1000 से गुणा कर देंगे। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि हमको सिंबल बताना पड़ता है तब जाके आपका ये डेरिवेशन या कह सकते हैं फॉर्मूला पूरा कंप्लीट होता है। तो वही हमने सिंबल में लिख दिया। मोलरता हम जानते हैं कि m से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का भार जो है उसे w से प्रदर्शित करेंगे, विलेय का अणुभार m से प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल m से। फिर v और ml यानी विलयन का आयतन v से डिनोट करेंगे, जो कि ml में है तो ml लिख दिया, और आपका 1000 वैसे ही है। मेन जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, जो यहाँ पे W के बटे M यानी कि विलेय का जो अणुभार है उसको यहाँ पे विलयन के आयतन के साथ गुणा कर देंगे। तो विलेय का भार तो वहीं पे है, लेकिन विलेय का अणुभार नीचे आ जाएगा, विलयन के आयतन के साथ गुणा हो जाएगा। तो जो आपका ये फॉर्मूला मोलरता का बनेगा, यही आपका मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम इसी तरह मोलरता का भी फॉर्मूला बना लेते हैं। मोलरता का फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कुछ चेंज आपको नहीं करना है। मोलरता के फॉर्मूला में मोलरता का जो फॉर्मूला है, पहली बात तो इसमें हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे थे सिंबल को, यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे हम स्मॉल m से लिख बड़े हम कैपिटल M रहे हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, स्मॉल m, या यहाँ पे आप m डैश भी कर सकते हैं, स्मॉल m ही पढ़ेंगे और इसको m डैश भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इसका सिंबल बस चेंज होगा, बाकी ऊपर का आपका विलेय के मोलों की संख्या वैसी ही रहेगी। यहाँ पे हम जो विलयन का आयतन लीटर में ले रहे हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, विलयन का आयतन केजी में लेंगे। तो मोलरता का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, मोलरता m डैश या m बराबर क्या हो जाएगा, विलेय के मोल बटे विलयन का भार, जो कि क्या है आपका केजी में है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। पहले हम केजी में लिखेंगे, फिर इसी को हम क्या कर लेंगे, चेंज करेंगे किसमें, आपका ग्राम में। ठीक है, तो मोलरता या मोलरता आपका स्मॉल m डैश विलेय के मोलों की संख्या जो कि हमने परिभाषा में लिखी थी, बटे क्या था, विलयन का भार, जो कि हमने क्या लिया था, 1 केजी लिया था। जैसे यहाँ विलयन का आयतन हमने लिया है, वैसे यहाँ पे हम एक चेंज बस करेंगे इस फॉर्मूले में कि विलयन का भार लेंगे। ऊपर आपका देखिए कोई भी चेंज नहीं है, ना ही आपका मोलरता के फॉर्मूला में, ना ही आपके मोलरता के फॉर्मूला में। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है, तो जैसे हमने इसका फॉर्मूला ऊपर का अरेंज किया है, वैसे यहाँ भी अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि मोलरता जो कि m डैश बराबर, ये विलेय के मोल को हम लिख सकते हैं क्या, पहले विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो विलेय का मोल है, विलेय का मोल भार बटे अणुभार होता है, तो यहाँ पे हम विलेय का मोल ले रहे हैं तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार भी लिख सकते हैं। पूरे के बटे आपका क्या हो जाएगा, विलयन का भार केजी में। तो यही आपका एक डिफरेंस आपको करते जाना है। बाकी सारे स्टेप्स आप देख रहे होंगे सेम है। मोलरता में हमने विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार किया था, यहाँ पे भी हम विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमने विलयन का आयतन ले लिया था ml में, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, विलयन का भार लेंगे, वो भी किसमें, ग्राम में। अब जो हम इसको केजी से ग्राम में बदलेंगे तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का। ठीक है, यहाँ पे हम 1000 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि हम इस केजी को इस ग्राम में चेंज कर रहे हैं। केजी को ग्राम में चेंज करने पर 1000 का गुणा करते हैं। सेम वैसे ही फॉर्मूला बनता जा रहा है, बस नीचे का हम चीजें यहाँ पे कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि मोलरता में जो विलयन की कैपेसिटी थी भरने की वो 1 केजी थी। यहाँ पे जो मोलरता में देखा जाए विलयन को भरने की कैपेसिटी वो कितनी थी, 1 लीटर थी। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला किसके सिंबल वाइज डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ से m डैश मोलरता बराबर विलेय का भार आप जानते ही हैं, W से डिनोट करते हैं, फिर विलेय का अणुभार m से या स्मॉल m से डिनोट करेंगे। ठीक है, पूरे के बटे आपका विलयन का भार, विलयन का भार है जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कि W
कैपिटल W हो जाएगा। वैसे आपका ये भी तो कैपिटल W ही है, लेकिन ये विलयन का भार वाला कैपिटल W है। ये क्या हो जाएगा ग्राम में। अब पूरे का मल्टीप्लाई हम किसे कर देंगे 1000 से, क्योंकि हम इसको केजी से ग्राम में बदल रहे हैं, तो ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। वो क्या करना है कि हमें, जैसे हमने यहाँ पे विलयन का जो आयतन था, इस m का गुणा इस विलयन का जो अणुभार था उसका गुणा विलयन के आयतन से किया था, वैसे ही हम विलय के अणुभार का जो गुणा है वो विलयन के भार के साथ कर देंगे। तो यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला आएगा क्या आएगा, m डैश बराबर W बटे, एक काम करते हैं इसको रेड से लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m डैश बराबर W आपका वही है इस विलय के अणुभार का, ये जो स्मॉल m है विलय का अणुभार है, विलय के अणुभार का गुणा हम विलयन के भार के साथ करेंगे। तो क्या हो जाएगा W बटे आपका हो जाएगा क्या m इंटू, m आपका क्या है विलयन का या विलय का अणुभार है, m इंटू W बटे W में क्या हो जाएगा आपका ग्राम में है, और आपका मल्टीप्लाई हम कर देंगे 1000 से। ये आपका मोललता का एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। यहाँ पे जो m डैश है मोललता है और W आपका क्या है विलय का भार है, m स्मॉल m जो है वो विलय का अणुभार है, W ग्राम में जो लिखा है वो विलयन का भार है। सब कुछ हमने सिंबल वाइज भी आपको बता दिया, और यहाँ पे वो हमने हिंदी में भी लिख के रखी है। तो यहाँ पे आपको सिंबल क्या क्या बता रहा है वो देख सकते हैं। दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा मोलरता और मोलरता में डिफरेंस नहीं होता है। बस यहाँ विलयन का आयतन लेंगे तो इस वजह से यहाँ पे ml में वो हो जाएगा, यहाँ पे विलयन का भार लेंगे जो कि ग्राम में हो जाएगा। दोनों को जब अरेंज करेंगे तो यहाँ पे विलय का जो अणुभार है वो विलयन के आयतन के साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ पे जो विलय का अणुभार है वो विलयन के भार के साथ गुणा हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मोलरता और मोललता दोनों कंपैरिजन करके बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आपके इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक, जो कि क्या है मोल अंश या मोल प्रभाज। यहां तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि मोल अंश क्या होता है। पहले उसको डायग्राम से समझ लेते हैं, फिर आप डिफिनीशन पे फोकस कर लीजिएगा। डायग्राम समझने के लिए या मोल अंश क्या होता है। मोल अंश का मतलब होता है कि घटक हिस्सा, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज में आपका जितना ही हिस्सा रहेगा उतना ही मिलेगा। वैसे ही हम मान लेंगे कि कोई ये क्या हो गया आपका पात्र हो गया जिसमें हमने विलयन भर रखा है। अब इसमें हमने दो प्रकार के इस विलयन में घटक लिए हैं, A और B। आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, लेकिन आप जितना घटक लेंगे उतना मोलों की संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, तो वो ज्यादा ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो समझाने के लिए 2 हम घटक ले लेते हैं। तो यही आपको निकालना है। मोल अंश या मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है कि इस विलयन में एक घटक का अंश या हिस्सा कितना है वही आपको ज्ञात करना है। जैसे आपका एक घटक हमने A लिया है, एक घटक आपका B लिया है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या कि इस विलयन में A घटक का अंश कितना है, उसी को हम मोल प्रभाज कहेंगे। फिर B घटक का अंश कितना है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफिनीशन अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि विलयन में उपस्थित जो घटक होगा उसके मोलों की संख्या, मान लीजिए हम A के लिए निकाल रहे हैं तो A घटक का मोल निकालेंगे मोल प्रभाज, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हम A घटक के लिए निकाल रहे हैं तो हम निकालेंगे इस A का मोल प्रभाज, जो हम निकालेंगे उसका मोल प्रभाज ऊपर लिखेंगे। जैसे A मोल प्रभाज या मोलों की संख्या, जैसे कि हम A घटक के लिए मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, A के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा आपके इस विलयन में उपस्थित पूरे घटक के मोलों की संख्या। यानी पूरे विलयन में कितने घटक हैं, A और B है, तो हम क्या करेंगे A के मोलों की संख्या प्लस B के मोलों की संख्या। तो पूरे विलयन में जो घटक हैं उस पूरे घटकों के मोलों की संख्या और जिस
घटक का हम निकाल रहे हैं, जैसे ए का निकाल रहे हैं तो ए के मोलों की संख्या के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, मोल प्रभाज कहेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज कहेंगे। अब हम बताते हैं कि आपको जो ये एन है वो क्या है। एन है ये मोलों की संख्या। एन क्या करेगी, मोलों की संख्या के डिनोट कर रही है। जैसे आप किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना चाहेंगे तो जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक्स जो डिनोट कर रहा है, ये इसे हम पढ़ते हैं काई, या इसको आप एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हम ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो ए आपका क्या है, घटक है एक। अब हम जब जिस भी घटक का मोल प्रभाज निकालेंगे सबसे पहले उस घटक की मोलों की संख्या, फिर विलयन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या या कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात किसके बराबर होता है, उस विलयन या उस घटक के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इस प्रकार से आपका मोल प्रभाज निकाला जाता है, या यहाँ से ये डिफिनीशन बन के आई है। तो अब डिफिनीशन पे फोकस कर लेते हैं कि डिफिनीशन क्या है, कि विलयन के उपस्थित किसी घटक, या विलयन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, तब परिभाषा ज्यादा ही परफेक्ट हो जाएगी। विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, मोल प्रभाज क्या थी जो हमने लिया था, मोल प्रभाज एक्स और ए बराबर क्या था, उस घटक के मोलों की संख्या। उस घटक की मोलों की संख्या क्या थी, एन ए, पहले उस घटक की मोलों की संख्या, फिर उसमें उपस्थित पूरे विलयन में उपस्थित जो घटक थे क्या थे, एन ए प्लस एन बी। एन क्या है, आपका मोलों की संख्या दर्शा रहा है, तो उस पूरे विलयन में उपस्थित कुल घटकों की मोलों की संख्या का अनुपात किसके बराबर होता है, उस अनुपात के बराबर होता है, या कह सकते हैं मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये आपका हमने जैसे कि मान लीजिए इस विलयन में ए का मोल प्रभाज और निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किसका मोल प्रभाज निकाल दिया, आपको समझाते समझाते हमने यहाँ पे ए का मोल प्रभाज निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं कि ए का मोल प्रभाज, ठीक है, ए का मोल प्रभाज कैसे निकाला, डिफिनीशन से ही हमने निकाल दिया है कि जैसे हमको ए का मोल प्रभाज निकालना है तो हम क्या लेंगे, मोल प्रभाज ए बराबर उस घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो आपका किसी भी जिस घटक का आप मोल प्रभाज निकाल रहे हैं उसका पूरा मोल प्रभाज होगा। ठीक है, मोल प्रभाज का मतलब समझ में आया। पहले हम उस घटक के मोलों की संख्या लिखेंगे, यानी कि ए का निकाल रहे हैं तो मोलों की संख्या ए बटे ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या का अनुपात ही मोल प्रभाज हो जाएगा ए का। ठीक है, इसी तरह से हम बी का भी मोल प्रभाज निकाल लेते हैं। तो जब निकालेंगे क्या, बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज कैसे निकलेगा, बी का निकालना है मोल प्रभाज, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स बी, यानी मोल एक्स आपका क्या दर्शाता है, मोल प्रभाज को डिनोट करेगा। बी आपका क्या है, बी का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा क्या, बी के मोलों की संख्या बटे पूरे विलयन में मोलों की संख्या कितनी है, एन ए प्लस एन बी है, यानी ए के मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या का जो योग है, या पूरे विलयन में जो मोलों की संख्या बटे उस घटक के मोलों की संख्या का अनुपात ही उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। तो यहाँ से हमने ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या ज्ञात की है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से मोल प्रभाज निकाला जाता है। अब हम इसमें सिंबल देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें क्या क्या दर्शा रही हैं। जैसे कि ए वाले में अगर हम देखें तो ये जो एक्स ए है ये डिनोट कर रहा है क्या, ए के मोल प्रभाज को। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ए का मोल प्रभाज, एक्स ए का मतलब क्या हो जाएगा कि हम ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। ठीक है, देखिए एक्स, देखिए ए है और एक्स है, तो ए जो है इसका हम क्या निकाल रहे हैं, मोल प्रभाज यानी एक्स निकाल रहे हैं, तो एक्स ए हम लिख सकते हैं। इसी तरह से ए के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो पहले मोलों की संख्या एन फिर ए लिखेंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एन ए को ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या। इसी तरह से एन बी को हम क्या कहेंगे, बी के मोलों की संख्या। पढ़ेंगे हम इसको ऐसे, लेकिन पहले मोलों की संख्या फिर बी लिखा जाता है, यानी कि पहले आप मोलों की संख्या लिखेंगे फिर आप किस घटक का मोल निकाल रहे हैं वो लिखेंगे। ऐसे ही पहले आप मोल प्रभाज लिखेंगे फिर किस घटक का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं वो लिखेंगे। इसी तरह से एक्स बी क्या हो जाएगा आपका,
बी का मोल प्रभाज हो जाएगा, बी का मोल प्रभाज को डिनोट कर रहा है। और ये आपको पता ही है कि बी के मोलों की संख्या ए के मोलों की संख्या को प्रदर्शित कर रही है। तो ये आपका हमने मोल प्रभाज या मोल अंश क्या होता है डिफिनीशन बता दिया डायग्राम के साथ, उसको निकाला कैसे जाता है वो भी बता दिया है। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं जो अपने आप में क्वेश्चन है, जो अपने आप में बोर्ड एग्जाम के 3 या 2 नंबर के क्वेश्चन है। कभी 3 नंबर में भी देखने को मिल जाएगा या 2 नंबर में भी देखने को मिल जाएगा। वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? मोलरता, मोललता और मोल अंश या मोल प्रभाज। तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मोलरता और मोललता कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन है कि वो दोनों टॉपिक बहुत ही कंफ्यूजन से भरा हुआ टॉपिक है, जो कि हमने कंपैरिजन करके इसलिए आपको बताया ताकि आपको चीजें जो है वो ज्यादा ही क्लियर हो, आपको अंतर पता चल जाएगी तो आप अपने आप ही निकाल पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हाँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दें शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ें। और आप अपना कमेंट या डाउट जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड था इस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।